बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। स्टूडेंट, चैप्टर नंबर 5 हम कर रहे हैं और चैप्टर नंबर 5 के 2 लेक्चर्स हमारे पास जो हैं वो थ्योरी के हो चुके हैं, एक न्यूमेरिकल का हो चुका है। 2 बड़े टॉपिक्स हैं इसके अंदर हमारे पास चैप्टर नंबर 5 में। एक टॉपिक हमारे पास चैप्टर नंबर 5 में जो हमने पहले पढ़ा था, वो था थ्योरी थी बेसिकली। उसके बाद हमने जो पढ़ा था वो थर्मोडायनामिक्स का टॉपिक्स था और हैसेस लॉ का। थर्मोडायनामिक्स और हैसेस लॉ हमारे पास जो थे बड़े टॉपिक्स थे। थर्मोडायनामिक्स की थ्योरी भी हमने कर ली, डेरिवेशन भी हमने कर ली, न्यूमेरिकल्स भी हमने कर लिए, ठीक है। और हैसेस लॉ की थ्योरी कर ली, हैसेस लॉ के न्यूमेरिकल्स पे हम आ रहे हैं। तो हैसेस लॉ के जो न्यूमेरिकल्स होंगे वो हम अब करेंगे इस लेक्चर में, और फिर ये इंशाल्लाह हमारा लास्ट लेक्चर हो सकता है हो जाए, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है वो हैसेस साहब हैं जो कि जर्मन हैं साइंटिस्ट, ठीक है। आते हैं हैसेस लॉ का, थोड़ा सा रिमाइंड कर लेते हैं था क्या। हैसेस लॉ था ये कि अगर कोई चीज़ जिसका स्टार्टिंग पॉइंट है और उसका एक फिनिशिंग पॉइंट है, तो स्टार्ट पॉइंट से फिनिश पॉइंट तक आने के कई रास्ते होते हैं। यहाँ हम 2 रास्ते डिस्कस करते हैं। एक रास्ता ये है जो कि स्ट्रेट है, और एक रास्ता ये है। तो हैसेस ये कहते हैं कि अगर आपका स्टार्टिंग पॉइंट सेम है और फिनिशिंग पॉइंट सेम है, तो रास्ता कुछ भी हो, उससे हमारे पास जो एंथैल्पी चेंज, एनर्जी चेंज है, उस पे स्टार्टिंग पॉइंट और फिनिशिंग पॉइंट पे कोई असर नहीं पड़ता। वो कहते हैं कि एज अ स्टेट फंक्शन जो है हमारे पास, वो पाथ से इंडिपेंडेंट होता है। रास्ते से उसका या रूट से कोई असर नहीं पड़ता, चाहे वो घूम के फिनिश हो, चाहे वो स्ट्रेट फिनिश हो। इसके अलावा कहते हैं बोथ लाइंस अकम्पनीड बाय द सेम रिजल्ट्स। दोनों लाइन का रिजल्ट सेम है, दिख रहा है आपको। स्टार्ट यहीं से हो रही है दोनों लाइनें, एक ऐसे स्टार्ट, यहाँ से स्टार्ट हो रही है, ये भी यहाँ से स्टार्ट हो रही है, और फिनिश भी दोनों एक ही पॉइंट पे हो रही है। जैसे स्टार्ट एक पॉइंट पे हो रही है, फिनिश एक पॉइंट पे हो रही है, तो दे वेंट फ्रॉम स्टार्ट टू फिनिश, ठीक है। तो इनका जो स्टार्ट फिनिश होगा वो सेम होगा। इसी वजह से नेट रिजल्ट इनका, चाहे वो ये वाली पाथ हो या वो वाला पाथ हो, सेम होगा। कैलकुलेशन की तरफ आते हैं एंथैल्पी की, कि हम किस तरह एंथैल्पी को कैलकुलेट कर सकते हैं। एंथैल्पी कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास जो चीज़ें ज़रूरी हैं उनको हम जान लेते हैं। द बेसिस ऑफ कैलकुलेटिंग एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इज नॉन एज हैसेस लॉ। कि जब हम कैलकुलेट करते हैं एंथैल्पी किसी रिएक्शन की, वो किसके जरिए करते हैं? हैसेस लॉ के जरिए करते हैं। हैसेस लॉ क्या है? द ओवरऑल एंथैल्पी चेंज इन अ रिएक्शन, जो कि किसी भी रिएक्शन की ओवरऑल एंथैल्पी चेंज, एनर्जी चेंज होता है, इज इक्वल टू द सम ऑफ एंथैल्पी चेंजेस। वो बराबर होता है एंथैल्पी चेंजेस के फ्रॉम द फॉर द इंडिविजुअल स्टेप इन द प्रोसेस। अगर कोई इंडिविजुअल स्टेप वाला प्रोसेस है, उसकी एंथैल्पी को आप थम कर दो, तो वो बराबर होगा किसके? ओवरऑल एंथैल्पी के बराबर होगा। अच्छा, और क्या कहते हैं? दिस मीन दैट द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द रूट। होता है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का, जो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है हमारे पास, उसका जो एनर्जी है वो रूट पे इंडिपेंडेंट होता है। रूट कुछ भी हो रिएक्शन कंप्लीट होने का, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उनकी एनर्जी क्या रहती है? वो सेम ही रहती है, टू गेट फ्रॉम वन टू अदर, ठीक है। एक से रिएक्टेंट से प्रोडक्ट को हासिल किया जाता है। इफ यू नो, अगर आप जानते हैं, द रिएक्शन एंथैल्पी ऑफ इंडिविजुअल स्टेप्स, इफ द इफ यू नो द रिएक्शन एंथैल्पी ऑफ इंडिविजुअल स्टेप, अगर आप अलग अलग इंडिविजुअल स्टेप्स की एंथैल्पी जानते हैं इन एन ओवरऑल रिएक्शन, किसी ओवरऑल रिएक्शन की, यू कैन कैलकुलेटिंग द ओवरऑल एंथैल्पी। आप आसानी से उसकी ओवरऑल एंथैल्पी भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर इंडिविजुअल किसी रिएक्शंस की आप वहां जानते हैं एंथैल्पी, तो आप उसकी ओवरऑल रिएक्शन की एंथैल्पी भी कैलकुलेट कर सकते हैं। बशर्ते ये उसके अलावा कि एक्सपेरिमेंट आपको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कोई एक्सपेरिमेंट करने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी, कि रिएक्शन की एंथैल्पी बेसिकली आप एक्सपेरिमेंट से मालूम कर सकते हो। लेकिन एक्सपेरिमेंट ना करना चाहो, तो अगर आपको इंडिविजुअल पता है, तो आप ओवरऑल भी मालूम कर सकते हो। ये आगे देखेंगे किस तरह करते हैं, ठीक है। जैसे कि हमारे पास ये आ गया प्रॉब्लम नंबर 1 या प्रॉब्लम ए, ठीक है। अब ये प्रॉब्लम ए जो है हमारे पास, वो क्या है? डिटरमिन द हीट ऑफ फॉर्मेशन फॉर द रिएक्शन। हम डिटरमिन करेंगे हीट ऑफ फॉर्मेशन फॉर द रिएक्शन। रिएक्शन की हीट ऑफ रिएक्शन भी कहते हैं, हीट ऑफ फॉर्मेशन भी कहते हैं, ठीक है। अब मिसाल के तौर पे ये रिएक्शन है, इसकी इंथैल्पी चेंज आपको नहीं पता, डेल्टा एच आपको नहीं पता। इसमें अमोनिया ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है और NO बना रहा है और वाटर बना रहा है, ठीक है। तो हम किस तरह मालूम करेंगे?
तो इसको मालूम करने के लिए हमारे पास जो तरीका होता है वो ये होता है कि यूजिंग द फॉलोइंग सेट ऑफ रिएक्शन। अगर आपको इसमें जो रिएक्टेंट प्रोडक्ट्स पता हैं उनके रिएक्शंस आपको पता हो, लाइक ये वाला रिएक्शन है आपके पास N2O2 2NO2, और एक ये रिएक्शन है और एक ये रिएक्शन है। ये 3 रिएक्शन है। इन 3 रिएक्शंस की एंथैल्पी नॉन है, वो आपको नजर आ रही है, ये रही। इनकी एंथैल्पी आपको नजर आ रही है। इनकी एंथैल्पी आपको नजर नहीं आ रही, इनका एंथैल्पी चेंज आपको मौजूद नहीं है। इसका ये आपके पास गोल है कि इन रिएक्शंस के थ्रू आप ये वाला रिएक्शन बना लो। कुछ भी करो, अलजेब्रिक मैनिपुलेशन करो और कुछ सम करो, और फाइनल रिजल्ट क्या आना चाहिए, ये वाला रिएक्शन आना चाहिए। इस तरह एंथैल्पी को भी सम और सब्ट्रैक्ट जो भी करना है करो, लेकिन एंथैल्पी इसकी भी आ जानी चाहिए। अब किस तरह आनी चाहिए उसको हम आगे देखते हैं। यही कह रहा है कि द थ्री रिएक्शंस, आपके पास ये रिएक्शंस दिए हुए मस्ट बी अलजेब्रिकली मैनिपुलेटेड टू सम अप टू द डिजायर रिएक्शन, कि आप इनको मैनिपुलेट करें अलजेब्रिकली और सम करके आपके पास ये जो डिजायर रिएक्शन है ये आ जाना चाहिए। कैसे आएगा इसको आगे देखते हैं। अब ये गोल है आपके पास, ये 3 रिएक्शन नॉन एंथैल्पी के हैं, तो आप कैसे मालूम करेंगे? आप मालूम करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले देखते हैं इसके अंदर ये क्या है। ये अमोनिया है, ठीक है। ये क्या है? अमोनिया है। पहला पहला रिएजेंट हमारे पास अमोनिया है। ये जो पहला रिएजेंट अमोनिया है हमारे पास, वो इस रिएक्शंस में कहाँ है? वो यहाँ है, ये नजर आ रहा, ठीक है। अब यहाँ ये प्रोडक्ट में है, यहाँ ये रिएक्टेंट में है। और दूसरी चीज देखने वाली ये है, यहाँ ये 4 मोल्स हैं, यहाँ ये 2 हैं। तो इस 2 को 4 करना तो आसान है। इसको किससे, पूरी रिएक्शन को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे हम? 2 से। ये ऑटोमेटिकली 4 में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन इसको लेकर आना है रिएक्टेंट में, इसको लेकर जाना है प्रोडक्ट में। तो रिवर्स करेंगे इक्वेशन को। ये वाली जो प्रोडक्ट है वो रिएक्टेंट में चला जाएगा, और जो ये रिएक्टेंट है ये प्रोडक्ट में आ जाएगा, ठीक है। तो 2 काम इस इक्वेशन के साथ करने हैं। इसको 4 करने के लिए पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये भी 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। और इसको रिवर्स करना है, रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में, प्रोडक्ट को प्रोडक्ट में ले आना है, प्रोडक्ट को रिएक्टेंट में ले आना है। इसकी वजह से ये जो एनर्जी माइनस में ये प्लस में हो जाएगी। किस तरह देख लेते हैं। ये 3 चीजें, 4 चीजें आपके पास हैं। तो ये अमोनिया आपके पास, इसको सबसे पहले रिवर्स करना है और 2 से मल्टीप्लाई करना है। जब रिवर्स करके 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो हमारे पास रिवर्स हो गई, ये 2 जो आएगा 4 में कन्वर्ट हो जाएगा, ये पीछे आ जाएगा, रिएक्टेंट में आ जाएगा। ये 1 था, ये 2 बन जाएगा, और ये 3 था, ये 6 हो जाएगा। और ये एंथैल्पी रिवर्स होने की वजह से माइनस से प्लस में चली गई, और 2 से मल्टीप्लाई होने के बाद 183.6 हो गई 91.8 से। अब दूसरी चीज इसके अंदर है ऑक्सीजन। ये जो नजर आ रहा है आपको, दूसरा पार्ट। पहला पार्ट तो आपके पास आपने सोल्व कर लिया, ये वाला ये रहा। अब दूसरा पार्ट ये है हमारे पास गला थोड़ा खराब है मेरा। तो दूसरा पार्ट ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन इस रिएक्शन में भी है, इस रिएक्शन में भी है, यहाँ पर। क्योंकि ये 2 जगह है तो इसको सॉल्व करना थोड़ा सा मुश्किल है, इसको छोड़ देते हैं, अगले स्टेप पे चले जाते हैं, ठीक है। आप ऐसे ही करते हैं इसमें भी, कि अगर आपके पास कोई 2 से 1 से ज्यादा जगह पे मौजूद है तो उसको सॉल्व करना थोड़ा सा हार्ड होता है। तो फाउंड इन मोर देन 1 प्लेस, स्किप इट, इट्स हार्ड, ठीक है। अब आ जाते हैं अगले पे। अगला कौन सा है? ये प्रोडक्ट में है 4NO। यहाँ पे कितने NO है? 2NO। ये भी प्रोडक्ट में है, ये भी प्रोडक्ट में लिखा है। रिवर्स करने की जरूरत नहीं है, जस्ट आपने क्या करना है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है, 4 बन जाएगा। 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 से मल्टीप्लाई होने के बाद ये जो है ये 2NO2 हो जाएगा, ये 2O2 हो जाएगा, और ये 2NO जो है वो 4NO हो जाएगा। और इसकी जो ये हीट एनर्जी है वो कन्वर्ट 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, ठीक है। आगे चलते हैं हम। अब ये यहाँ पर कितने वाटर हैं? 6। यहाँ पे कितने हैं? 2। तो 2 को 6 में कन्वर्ट करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई, तो ये पूरी इक्वेशन 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी विद एंथैल्पी चेंज। तो इसको हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सॉरी, क्योंकि 6 में कन्वर्ट करना है 2 को 6 में, तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 से मल्टीप्लाई होगी तो 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ये 2H2 जो है वो 6H2 बन जाएगा। ये 1O2 था तो ये 3O2 बन जाएगा। ये 2H2O था तो 6H2O बन जाएगा, ठीक है। और ये पूरी एंथैल्पी हमारे पास चेंज हो जाएगी, किसके अंदर? इसमें कन्वर्ट हो जाएगी। 3 से मल्टीप्लाई हो गए, 2 483.7 से 1405 1451.1 किलोजूल बन जाएगा। अब आगे आते हैं। गोल तो हमारा ये रहा। अच्छा, ये एक लॉन्ग मेथड में आपको समझा रहा हूँ। लॉन्ग मेथड मतलब पूरा अलग अलग तरीके से। ये आप जब पूरा सीख जाएंगे तो आपका ये जो पूरा काम है
ये थोड़ा हो जाएगा, ठीक है, जब आप कुछ तरीके से करने लग जाएंगे तो। अच्छा, अब आप ये देख सकते हैं कि क्या क्या चीजें इसमें से क्रॉस होने जा रही हैं। कैंसिल टर्म करेंगे और सम कर देंगे पूरी इक्वेशंस को। ये H2 हमारा 6H2 नजर आ रहा है आपको, ये भी 6H2 नजर आ रहा है। ये रिएक्टेंट में लिखा है, वो प्रोडक्ट में लिखा है, दोनों कैंसिल हो जाएंगे। जो रिएक्टेंट प्रोडक्ट में हो तो हम कैंसिल कर सकते हैं, सेम हो तो। 2NO2 सॉरी 2N2 2N2 है हमारे पास है, दूसरा 2N2 हमारे कहाँ पास है, ये प्रोडक्ट में है, ये रिएक्टेंट में, दोनों कैंसिल हो जाएंगे। अब हमारे पास क्या कैंसिल करने के लिए है, कुछ भी नहीं। तो अब बचा क्या, ये 4NH3 बचा, यहाँ कुछ नहीं बचा। इस इक्वेशन में सिर्फ क्या आएगा, 4NH3। यहाँ पे क्या बचे, 2 ऑक्सीजन, यहाँ पे 3, ये दोनों सम हो जाएंगे, एक ही साइड पे लिखे इसलिए सम होंगे। जब सम होंगे तो ये 5 ऑक्सीजन बच जाएंगे। फिर क्या बचा, ये 4NO, फिर एरो के बाद प्रोडक्ट में 4NO आ जाएगा और ये 6H2O बचा, ये आ जाएगा। ये इक्वेशन देखें, ये इक्वेशन देखें, आपने अपना टारगेट अचीव कर लिया है और आप ये इक्वेशन बना चुके हैं जो डिजायर इक्वेशन आपकी थी। जो डिजायर इक्वेशन आप बना चुके हैं, तो अब ये इक्वेशन बन चुकी है। अब ये जितनी एंथैल्पीज हैं इनको हम ऐड कर देंगे, ये दो ऐड हो रही हैं, ये इसमें सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। जो एंथैल्पी चेंज आएगा वो इस रिएक्शन का एंथैल्पी चेंज होगा -906.3 किलो जूल। क्लियर हो गया। तो आपने जो आपका टारगेट रिएक्शन था उसकी आपने एंथैल्पी मालूम कर ली। ये मैंने हर चीज अलग अलग करके बताई है, तो इसलिए थोड़ा सा ये बड़ा लग रहा है, वरना ये 3 स्टेप में क्वेश्चन हो जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखेंगे। अच्छा, ये रिएक्शन हमारे पास क्या है, ये एक्सोथर्मिक है और एंडोथर्मिक है। ये माइनस साइन बता रहा है कि ये हमारे पास एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। प्रॉब्लम बी पे आते हैं। अब देखें, काम थोड़ा कम होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, डिटरमिन द हीट ऑफ रिएक्शन या हीट ऑफ फॉर्मेशन फॉर द रिएक्शन। हमारे पास यहाँ पर आगे इक्वेशन, इसकी हमको हीट ऑफ फॉर्मेशन मालूम करनी है। हीट ऑफ फॉर्मेशन मालूम करने के लिए हम क्या करेंगे, कुछ रिएक्शन यूज करेंगे। कुछ रिएक्शंस कौन से हमारे पास, C2H4 जो कि हमारे पास ये रहा, यहाँ पर भी मौजूद है। दूसरा हमारे पास C2H6 जो यहाँ पर मौजूद है इस इक्वेशन का, और एक हमारे पास ये जो हाइड्रोजन होगा उसका केस यहाँ से सॉल्व होगा। ठीक है, तो ये तीनों चीजें हैं, 1 2 3, 1 2 और ये तीनों चीजें मौजूद हैं। और फर्क इतना है कि ये जो चीज है दोनों रिएक्टर में मौजूद है और नंबर ऑफ मोल भी सेम है, तो एज इट इज लिखना है इसको। ये जो है यहाँ पर नंबर सेम है, 1 है, ये भी क्या है, 1 है। आपने सिर्फ क्या लिखना है, इसको लिखना है और रिवर्स कर लेना है, क्योंकि ये प्रोडक्ट में है और ये क्या है, रिएक्टेंट में है। ठीक है, और ये H2 जो है हमारे पास वो भी एज इट इज आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे H2 है, यहाँ पे भी H2 है। देखते हैं कैसे। गोल आपका ये है, इसकी एंथैल्पी चेंज आपने फाइंड करनी है। यूज द फॉलोइंग रिएक्शंस। आपके पास ये रिएक्शंस मौजूद हैं, इनकी एंथैल्पी मौजूद है। आगे चलते हैं। आपके पास पहली इक्वेशन यूज 1, ये पहली इक्वेशन है, इसको आप एज इज लिख देंगे, एज इट इज यहाँ पर आ जाएगी, कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर भी हमारे पास C2H4 है, यहाँ पर भी C2H4 है, ये भी 1 है, ये भी 1 है, ये भी रिएक्टेंट में है, ये भी रिएक्टेंट में है। फिर हमारे पास H2, ये इक्वेशन नंबर 3 जो है, इसको भी एज इट इज ही लिख देंगे। ये लिख दी हमने पूरी एज इट इज, यहाँ से सिर्फ कॉपी किया है, इसको यहाँ लिख दिया। तो ये वाली सेकंड इक्वेशन है, ये रिवर्स होगी, क्योंकि इसका जो रिएक्टेंट है वो हमारे डिजायर इक्वेशन में प्रोडक्ट में है। तो हम इसको रिवर्स कर देते हैं। रिवर्स करते हुए ये जो हमारे पास इसकी ये दो जो चीजें हैं वो रिएक्टेंट बना लेंगी, और ये जो चीजें हैं वो प्रोडक्ट बना लेंगी, और हमारे पास जो इसका एनर्जी है जो माइनस में थी ये प्लस में हो जाएगी। अब देखते हैं, ये कार्बन डाइऑक्साइड है, 2 है, ये प्रोडक्ट में है और ये रिएक्टेंट में है, दोनों कैंसिल। ये ऑक्सीजन है, 3 ऑक्सीजन, और ये हमारे पास ये दोनों ऑक्सीजन मिलके 7/2 ऑक्सीजन बना लेंगे। ऐड करके देख लीजिएगा आप। और ये इस दोनों रिएक्टेंट इस प्रोडक्ट से क्या हो जाएगा, कैंसिल। और फिर हमारे पास ये 2H2O और ये 1H2O, ये कितने होगा प्रोडक्ट में, 3H2O, और ये रिएक्टेंट में कितना है, 3, ये भी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो गया। तो हमारे पास सब चीजें जो कैंसिल हो गई, बचा क्या, ये C2H4 बचा है हमारे पास, H2 बचा है हमारे पास, और C2H6 बचा है हमारे पास। ये जो इक्वेशन बची है हमारे पास, ये वाली इक्वेशन है, हमने अपना टारगेट फिर अचीव कर लिया
और इसमें जो इक्वेशन में जो एंथैल्पी रखी हुई है, इन एंथैल्पीज को आप क्या कर दोगे, इन दोनों को इसमें से इन दोनों को क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे, आपके पास -137 किलो जूल एनर्जी आ जाएगी एंथैल्पी चेंज। दूसरा प्रॉब्लम भी हो गया आप लोगों का, ये भी इजी था। आगे चलते हैं, प्रॉब्लम सी करते हैं। प्रॉब्लम सी क्या है हमारे पास, calculate the enthalpy of the reaction for the combustion of nitrogen monoxide gas NO to form nitrogen dioxide NO2 is as given equation। ये हमारे पास इक्वेशन दी गई। अच्छा, ये जी लिखा है और एल लिखा है, इसका मतलब हमारे पास एस लिखा है, एस का मतलब सॉलिड फॉर्म है, एल का मतलब लिक्विड फॉर्म है और जी का मतलब गैसियस फॉर्म है। ठीक है, यूज द एंथैल्पी, इसका हमको एंथैल्पी चेंज मालूम करना है। यूज द एंथैल्पी फॉर्मेशन ऑफ डेटा सॉल्व बाय कंबाइनिंग द नॉन थर्मोकेमिकल इक्वेशन। आपका नॉन थर्मोकेमिकल इक्वेशंस कौन सी हैं, ये वाली है, एक ये वाली है और एक ये वाली इक्वेशन है हमारे पास। ठीक है, तो ये जो इक्वेशन है आपके पास N2, इसमें क्या है, मौजूद नहीं है। तो यह हमारे पास जो है NO है, यहाँ पर हमारे पास NO है, तो ये NO ये रिएक्टेंट में है, ये प्रोडक्ट में है, तो इसीलिए इस इक्वेशन को हमें रिवर्स करना होगा। ठीक है, और इसके अलावा हमें ये जो हमारे पास NO2 है, यहाँ पे प्रोडक्ट में ही है, इसको हमें रिवर्स करने की जरूरत नहीं होगी। ठीक है, अननोन हमारे पास ये वाली इक्वेशन है, इसे हमें सॉल्व करना है। अब ये दोबारा लिख दी गई है यहाँ पर अननोन फॉर्म के तौर पर। ये दो इक्वेशन है, पहले हमने 3 इक्वेशन वाला सॉल्व किया था, 3 इक्वेशन दी थी, अब ये सिर्फ 2 इक्वेशन दी हैं। इन 2 इक्वेशन को यूज करते हुए हमने ये वाली इक्वेशन बनानी है। कैसे बनाते हैं देख लेते हैं। ये डिजायर इक्वेशन है आपके पास जो आपने बनानी है। ठीक है, सबसे पहले आप जो इक्वेशन रिवर्स करनी है, रिवर्स इन द फर्स्ट गिवन इक्वेशन, आपको पता पहली इक्वेशन को हमने रिवर्स करना होगा क्योंकि NO हमारे पास यहाँ पे यहाँ है, उस इक्वेशन में क्या था, वो प्रोडक्ट में था, इसको हमने रिवर्स कर लिया, इसकी एनर्जी हमने माइनस में लिख ली। अदर इक्वेशन जो हमारे पास है उसको हमने क्या किया है, वो एज अ प्रोडक्ट, सो वी कैन यूज द सेकंड गिवन इक्वेशन एज दिस, ये वाली सेकंड इक्वेशन लिख ली। अब इन दोनों इक्वेशन को हम यूज करेंगे, ये वाली हमारे पास इक्वेशन पहली है, ये दूसरी है। अब जो जो इसमें घट रहा है, ये हाफ है, ये हाफ है, दोनों कैंसिल, ये प्रोडक्ट में लिखा है, ये रिएक्टेंट में लिखा है, कैंसिल हो जाएगा, ये O कैंसिल हो जाएगा, ये हाफ O है, ये 1 O है, तो 1 में से जब हाफ निकलेगा तो हाफ O2 बच जाएगा। ठीक है, तो अब इसमें क्या बच गया, NO, और ये हाफ ऑक्सीजन बच गया, और यहाँ पे ये NO2 बच गया। तो अब क्या होगा, हमारी डिजायर इक्वेशन बन गई, जो हमने बनानी थी वो ये रही। आप क्या करेंगे, डेल्टा H हमारे पास, इन दोनों को हम इसमें से इसको माइनस कर देंगे, तो बड़ी वैल्यू हमारे माइनस की है, तो माइनस में 57.1 किलो जूल हमारे पास आ जाएगा। अब आ जाते हैं प्रॉब्लम डी पर। मैं काफी प्रॉब्लम कराने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपको आगे प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो जितने भी मैनुअल में क्वेश्चन है आप आसानी से सॉल्व कर सकें। एक प्रॉब्लम और देख लेते हैं, ये हमारे पास है एफ, कभी पॉइंट में लिखी होती है वैल्यू, कभी पॉइंट में लिखी होती है। अगर 1.5 2.5 इस तरह आ रही हैं तो वो भी सेम ही होता है, उसमें कोई चेंज नहीं होता हमारे पास, बस वो सिर्फ और सिर्फ वो अपॉन में लिखी होती है, ये हमारे पास पॉइंट में लिखी होती है। ये इक्वेशन है, इसकी एंथैल्पी चेंज आपने मालूम करना है। ये इक्वेशन एक दी गई है, इसका एंथैल्पी पता है हमें, नॉन थर्मोकेमिकल रिएक्शन है, ये एंथैल्पी दी हुई है हमारे को, इसका हमें पता है। ठीक है, अब हमारा पहला काम क्या होता है, हम अलाइन कर लें इक्वेशन को, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को, जो जहाँ रिएक्टेंट में है वो प्रोडक्ट में। मैं आपको स्टेप बता रहा हूँ दोबारा से, ये लिख दिए गए हैं कि जो रिएक्टेंट में हो उसको रिएक्टेंट में ले आएं और जो प्रोडक्ट में है उसको प्रोडक्ट में ले आएं। दूसरा काम ये होता है कि मल्टीप्लाई कर दें ऑन द बेस ऑफ फाइनल इक्वेशन, जो आपकी डिजायर इक्वेशन है उस बुनियाद पर आप उनको मल्टीप्लाई कर लें, और फिर आखिरी काम क्या होता है, आप उसको ऐड कर दें इक्वेशन को। चलें करने चलते हैं। पहली इक्वेशन जो हमारी डिजायर इक्वेशन होगी वो ये, वो यहाँ हमने पहले लिख ली। ठीक है, ये इक्वेशन है, इसमें Fe2O3 कहाँ लिखा है, ये रिएक्टेंट में लिखा है, और यहाँ कहाँ लिखा है, प्रोडक्ट में लिखा है। तो हम इसको प्रोडक्ट में ले आएंगे, यहाँ ले आए प्रोडक्ट में, ये ले आए, सॉरी ये प्रोडक्ट में ले आए,
और इसका जो पिछला पार्ट है वो रिएक्टेंट में ले आए, वो रिएक्टेंट में ले आए, रिवर्स किए ये वाली इक्वेशन। क्यों रिवर्स किए? क्योंकि यहाँ पर ये जो Fe2O3 है वो प्रोडक्ट में है और यहाँ पर रिएक्टेंट में है। इस इक्वेशन को हमने रिवर्स कर लिया, मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पे भी 1 Fe2O3 है, यहाँ पे भी 1 Fe2O3 है, तो इस इक्वेशन रिवर्स कर देंगे। रिवर्स कर दी इक्वेशन। अब क्या करेंगे, तो Fe हमारे पास दिखा रहा है कि सेम जगहों पे मौजूद है और कार्बन मोनोऑक्साइड हमारे पास एक्स्ट्रा मौजूद है। अब कार्बन मोनोऑक्साइड वाली इक्वेशन लिखते हैं, ये रही। अब कार्बन मोनोऑक्साइड यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 3 है, तो 3 करने के लिए क्या करेंगे, इसको हम 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। जब पूरी इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 कार्बन मोनोऑक्साइड हो जाएगा, ये 3/2 ऑक्सीजन हो जाएगा और ये 3 कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। किस तरह देख लेते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। इसने कहा है कि हमने फ्लिप करा है तो इसको फ्लिप किया इक्वेशन को, तो ये इक्वेशन हमारे पास क्या बन गई है, प्लस हो गई है माइनस से। अब ये हम इस इक्वेशन को यहाँ से हटाकर, आप नहीं काटिएगा, मैं सिर्फ आपको बताने के लिए कि ये काट कर इसको 3 से मल्टीप्लाई करके लिख रहा हूँ मैं। अब ये 3 से मल्टीप्लाई हो गई, ये कार्बन मोनोऑक्साइड 3 से मल्टीप्लाई 3 हो गया, ये जो है 3.2 मतलब 1.5 ऑक्सीजन हो गया, और ये हमारे पास जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड 3 से मल्टीप्लाई 3 कार्बन डाइऑक्साइड हो गया। अब ये 3 कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद है यहाँ पर, ये 3 कार्बन डाइऑक्साइड है, ये भी कैंसिल होगा। ये 3 कार्बन मोनोऑक्साइड है, 3 कार्बन मोनोऑक्साइड, ये भी कैंसिल होगा। 3 कार्बन मोनोऑक्साइड 3 कार्बन मोनोऑक्साइड से कैंसिल। ठीक है, ये बता रहा है कि ये 3 हमारे पास यहाँ पर था, तो हमने इस वैल्यू को जो था तो 3 से मल्टीप्लाई करके लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, अब इसके बाद ये 3 कार्बन डाइऑक्साइड और ये 3 कार्बन डाइऑक्साइड भी कैंसिल हो गए। अब क्या बच गया हमारे पास, ये Fe2 बच गया, ये नजर आ रहा, 2Fe बच गया, वो ये आ गया, इसमें ये कैंसिल हो गया और ये प्रोडक्ट में लिखा है वो ये आ गया, और इसमें क्या बच गया 1.2 ऑक्सीजन, यहाँ आ गए। ये इक्वेशन डिजायर इक्वेशन आपकी बन गई। अब डिजायर इक्वेशन बन गई तो ये जो वैल्यू है माइनस की, इसमें से ये निकाल देंगे तो हमारे पास माइनस में बच जाएगा -822.14 किलो जूल। ये हमारे पास डिजायर इक्वेशन की हीट ऑफ फॉर्मेशन हमें मिल गई। ठीक है, यकीनन समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं, प्रॉब्लम ई, आखिरी प्रॉब्लम हमारे पास। आखिरी प्रॉब्लम जो हमारे पास है उसमें लिखता है द कंपोनेंट रिएक्शन इन दिस केस आर द कंबस्शन रिएक्शन। ये कंबस्शन रिएक्शन होगा ऑफ कार्बन हाइड्रोजन एंड मीथेन इसमें मौजूद है, यानी कि कार्बन है, हाइड्रोजन से रिएक्ट करके हमारे पास ये मीथेन गैस फॉर्म कर रही है। इसकी हमें एंथैल्पी चाहिए, इस रिएक्शन की हमें एंथैल्पी मालूम करनी है। इस रिएक्शन की एंथैल्पी मालूम करने के लिए जो नॉन रिएक्शन दे रहा है वो ये दे रहा है हमारे पास, कार्बन ऑक्सीजन रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन से हाफ ऑक्सीजन से रिएक्ट करके वाटर बना रहा है, और मीथेन जो है वो 2 ऑक्सीजन से रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड और 2 वाटर मॉलिक्यूल बना रहा है। ये नॉन थर्मोकेमिकल रिएक्शन होगा। ये डिजायर है हमारे पास, इसकी हमें मालूम करना है एंथैल्पी चेंज। यही लिख रहा है कि हमारे पास जो ओवरऑल रिएक्शन है फॉर्मेशन रादर देन कंबशन ऑफ मीथेन, सो द कंबशन ऑफ इक्वेशन ऑफ मीथेन इज रिवर्स। हमें रिवर्स होंगी जो इक्वेशन वो रिवर्स कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पर ये प्रोडक्ट में है, यहाँ पे ये रिएक्टेंट में है, तो ये इक्वेशन जो होगी वो रिवर्स होगी, कह रहा है वो, क्योंकि इसको हम प्रोडक्ट में लेके आना है तो ये रिवर्स हो जाएगी, और जो जो काम होगा उसको हम आगे देख लेते हैं। ठीक है, ये इक्वेशन इसने रिवर्स करके बता दी कि ये वाली इक्वेशन जो थी हमारे पास वो हमने रिवर्स कर ली। ठीक है, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है और वाटर है वो पहले लिख लिया, और ये मीथेन और ऑक्सीजन हमने बाद में लिख लिया, और इसकी जो एनर्जी चेंज था वो हमारे पास प्लस माइनस में था, उसको हमने प्लस में कर लिया। अब मोल्स बराबर करेंगे एक दूसरे के, वही काम कर रहे हैं, पांचों में हमने यही काम किया, इसमें भी यही करने जा रहे हैं कि हमने इसको 2 से मल्टीप्लाई करके रख लिया। ठीक है, अब हमारे पास जो इक्वेशन थी वो ये है, हमारे पास हमारे पास सी है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, उसकी एंथैल्पी ये है, 2H2 है, ऑक्सीजन है, इसकी एंथैल्पी ये है। हमने इसको मल्टीप्लाई कर लिया है और इसको रिवर्स कर लिया हमने। जो मल्टीप्लाई करना मल्टीप्लाई कर लिया, जो हमने रिवर्स करना था उसे रिवर्स कर लिया। ठीक है, इसको हमको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी, इसको हमको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ा, इसको हमको रिवर्स करना पड़ा। अब जो चीजें कैंसिल होंगी उसे हम कैंसिल कर देते हैं। ये 2 ऑक्सीजन कैंसिल होते हुए आपको नजर आ रहे हैं,
यानी कि कैंसिल नहीं हो रहे, ये हमारे पास क्या हो रहे हैं, बेसिकली ऐड हो रहे हैं, एक ही साइड पर है रिएक्टेंट में। तो ये 2O2 हो जाएंगे, ये 2O2 इस O2 से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो ये दोनों ऑक्सीजन इस 2 ऑक्सीजन से क्या हो गया, कैंसिल। ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो इस कार्बन डाइऑक्साइड से कैंसिल, और ये 2H2O जो है वो इस 2H2O से कैंसिल। तो बच क्या गया, बचा हमारे पास ये कार्बन, ये 2 हाइड्रोजन, कार्बन और 2 हाइड्रोजन और ये CH4। ये वो इक्वेशन बन गई जो डिजायर इक्वेशन थी आपकी। अब जो डिजायर इक्वेशन बन गई है, तो अब जो ये एंथैल्पीज आपके पास लिखी हुई हैं, इनको आप ऐड कर लें, तो आपके पास इसका एंथैल्पी चेंज भी आ जाएगा। ठीक है, इस तरह आपने 5 जो अब तक थी, 5 हमने एग्जाम्पल्स की हैं। ये 5 एग्जाम्पल हमारे पास अब तक हो गई हैं। इन 5 एग्जाम्पल को एक मरतबा ना समझ में आए, 2 मरतबा ना समझ में आए, जितनी मरतबा समझ में आए कंप्लीट आप समझें। इसको हम गूगल क्लासरूम में भी अपलोड करेंगे। गूगल क्लासरूम में भी जाकर इसको देखें बार बार, और फिर इसके सारे क्वेश्चन जो भी मैनुअल में दिए गए हैं या फिर वर्क बुक में दिए गए हैं, उनको सॉल्व करने की कोशिश करें। जब वो वर्क बुक में सॉल्व हो जाएंगे, तो फिर आपका तकरीबन काम कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अपना बड़ा ख्याल रखिएगा। ये चैप्टर हमारे पास ख़त्म हो गया है। अपना जितना भी काम है, आपका जो वर्क बुक का है, उसे आप लाजमी ख़त्म कर लें, जितनी जल्दी हो सके ख़त्म करें। क्योंकि अगर आप उसको जितना लेट करते चले जाएंगे, आपका काम उतना बचता चला जाएगा, जो आपके लिए काफ़ी मुश्किल का सबब बनेगा। तो हमारी कोशिश ये रहेगी कि हम आपको टाइम पे सिलेबस को फिनिश करवा दें। ये आपका चैप्टर नंबर 5 ख़त्म हो गया है। अब हम जब अगले चैप्टर पे जाएंगे, जितना काम हमारा बचा है उसको ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा। बहुत शुक्रिया, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।